फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। और हमने जो एक सीरीज़ शुरू की है बेसिक्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स, उसी में एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी देखिए, सेट थ्योरी और जो भी मैं चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, इसके बिना हायर मैथमेटिक्स को सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा नहीं, मुश्किल नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता पहले तो सेट थ्योरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री वगैरह। एक बुक है मेरे पास एस के मापा की, उसमें लिखा है कि जो सेट थ्योरी है उसको असल में कैंटर ने ही दिया था। अच्छे से कैंटर ने ही उसको डिफाइंड किया, जिस तरह से आज वो डिफाइंड है वो कैंटर का ही दिया हुआ है। तो कैंटर के हिसाब से जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी सेट थ्योरी की, वो थी: अ सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शन। हमारे किसी भी परसेप्शन का वो एक कलेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे थॉट्स का कलेक्शन हो सकता है। और क्यों उसको कलेक्ट करना है? टू बी कंसीव्ड एज ए होल। एक एज ए होल किसी चीज़ की स्टडी के लिए हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूँ, मैंने रेड लाइन से कुछ चीज़ें इसमें डिनोट की हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसके बेसिक नेचर्स हैं। तो इसके बेसिक नेचर अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखिए, अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज़, अगर या तो उसमें पहले तो कलेक्शन होना ही चाहिए सेट में। दूसरी चीज़ कि वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई दो चीज़ें एक ही में मतलब हों, एक ही सेट में दो चीज़ें हों। और साथ साथ में जो सेट हो वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स कर जाए एस में, या फिर ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू एस। ये बात करना आसान हो, मतलब ये बात हम कर सकें उस सेट के बारे में, तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो वेल डिफाइंड सेट है। तो सेट के पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए: एक तो कलेक्शन होना चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, तीसरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब सेट को डिनोट जो है मैक्सिमम नहीं, हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ए बी सी। और इसके अगर एलिमेंट लिखने हैं तो हम स्मॉल लेटर से ए बी सी लिख सकते हैं। एलिमेंट तो 1 2 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेट का नोटेशन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, ऐसे करते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल आप मेरे से मांगेंगे तो एग्जाम्पल सिंपल है कि अगर मैं कलेक्ट कर लूँ सारे वॉवेल्स को, ए ई आई ओ यू, तो ये सारी सेटिस्फाई करेंगे। तो कलेक्शन है, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और ऊपर से वेल डिफाइंड भी। आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं और कौन से लोग नहीं हैं। इसी तरह और भी सेट्स हैं, और सेट्स के नोटेशंस, जैसे ये ए बी सी, तो कोई भी आर्बिट्रेरी अगर आप सेट बना रहे हैं तो आप उसका नाम कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सेट्स का कलेक्शन है जिसको हमने वेल मतलब एक्सेप्टेड है, सभी लोग इसको यही जानते हैं। अगर आप कहीं भी n लिख दें तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। फंक्शन होता है 1 2 3 एंड सो ऑन का। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पता ही हैं। इसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स अगर कहीं भी z लिखा है तो आप समझ जाएं कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कैसे हैं? तो ये होता है 0 प्लस माइनस 1। अगर कहीं r लिखा है तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर का कलेक्शन। इसी तरह कहीं Q लिखा है तो Q का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, सारे के सारे जितने भी सेट हैं, ये सारे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, और इसके साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड भी है। इसके बाद Q कॉम्प्लीमेंट आता है कई जगह, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह आप समझ जाएंगे कि R प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह से भी नोटेशन हम देते हैं। सो दीज आर दी नोटेशन वेल एक्सेप्टेड। मतलब आप कहीं भी इसको लिखेंगे, इसका मीनिंग एक ही होगा इन सारे कलेक्शंस का। सेट की बात हो गई है, तो सेट के बाद हम एक और नोटेशन जानते हैं कि एक होता है नोटेशन उसके बाद सब सेट का। सब सेट कुछ नहीं है, जो अगर कोई सेट है उसी से कुछ एलिमेंट्स लेके हम एक दूसरा सेट बना दें तो इस सेट को इसका सबसेट कहेंगे। इसका नोटेशन होता है ऐसे। सो जैसे मान लीजिए कि A इज़ द सबसेट ऑफ B लिखा है, इसका मतलब कि A के पास इसी के कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है। इसमें दो नोटेशंस हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। तो इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, मतलब कि ये इक्वल नहीं है दोनों, और इसका मतलब होता है मे बी इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये सम बेसिक नोटेशंस अबाउट सबसेट। अब
अ सेट इज़ फाइनाइट, अ सेट इज़ फाइनाइट कब कहेंगे? या तो वो सेट एम्प्टी हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी को हम यूजुअली 5 से दिखाते हैं, और या तो उसमें जो भी एलिमेंट हो उनको हम गिनती करके, और जो उनकी गिनती जो हो वो फाइनाइट हो, मतलब कि उसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हों, जैसे AEIOU, तो ये फाइनाइट कलेक्शन। अच्छा, किसी सेट को फाइनाइट या इनफाइनाइट या काउंटेबल या अनकाउंटेबल ये सब बताने एक अलग थ्योरी है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस यूजुअली आप यहाँ सेट थ्योरी में ये समझिए, फाइनाइट का मतलब ऐसे जिसमें आप गिन के एलिमेंट्स को लिख सकें, दिस इज़ द फाइनाइट। वो समथिंग बाइजेक्शन से हम बताते हैं कि कोई सेट फाइनाइट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, किसी और वीडियो में अवश्य मैं उसको बताऊँगा। इसके बाद दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन इक्वल हो गया तो वो इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मैं बनाऊँ AEIOU, इसके साथ अगर मैं J लिख दूँ तो फिर ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सेट बराबर होने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर होने पड़ेंगे। अब जो मैंने एक यहाँ पे आपको नोटेशन दिया था सबसेट का, इसको इंक्लूजन भी कई बार कहते हैं हम, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, A इज़ द सबसेट ऑफ A, पहली प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट अवश्य होता है, मतलब वो अपने ही चीज़ों का कलेक्शन है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियस सी चीज़ है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है, अगर A कोई सबसेट है वो B में कंटेंड है, और B कोई सबसेट है जो फिर से A में कंटेंड है, तो इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ लिख सकते हैं कि दोनों एक साथ आपस में बराबर है। वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कहीं पाएंगे दो सेट्स हैं, उनको इक्वल प्रूफ करना होगा, तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा, एक सेट को दूसरे सेट में दिखाइए, फिर दूसरे सेट को अगले सेट में दिखाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू B। और तीसरी इसके पास एक प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर S बिलोंग्स टू, मतलब S इज द सबसेट ऑफ T एंड T इज द सबसेट ऑफ V, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब होता है कि S जो है वो अभी भी सबसेट है V का। मतलब आप तीनों का नाम जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। मैं नाम, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। ऐसी प्रॉपर्टी है A इज कंटेंट नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के सेम है। इसको हम कहते हैं एंटीसिमेट, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। सो ये बेसिक प्रॉपर्टी इस सिंपल इसके पास है। इसके बाद इसी तरह सेट्स के बीच में कौन से ऑपरेशंस होते हैं? नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरह सेट्स के बीच में कौन कौन से? तो सेट्स के बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उसमें से मैं कुछ को यहाँ बता रहा हूँ। पहला, यूनियन, इसको यूजुअली हम U से डिनोट करते हैं इस तरह से। तो A यूनियन B, मतलब A, देखिए अब जब मैं कैपिटल लेटर लिखूँ तो ये पहले से कंसिडर्ड है कि ये हमेशा सेट्स हैं। तो A यूनियन B लिखने का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेट है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, X मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट के लिए, सच दैट X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B। तो सेट के पास ये अगर है प्रॉपर्टी तो वो कहेंगे वो A यूनियन B, इस तरह डिफाइंड होता है। जैसे अगर आप कहें कि दो सेट का यूनियन निकालिए, तो जैसे मैं दे दूं आपको एक सेट, दूसरा सेट दे दूं A यूनियन B निकालना है, तो यूनियन का मतलब होता है क्या, या तो उसमें हो या तो इसमें हो, लेकिन और लगा है, मतलब कि आप एक साथ दोनों में के एलिमेंट नहीं लिख सकते, आप एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 दो बार है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। फिर 6 7 8 9, देखिए ये इसमें जितने भी एलिमेंट है वो या तो A के मेंबर हैं या तो B के मेंबर है। सो दिस इज डिफाइंड एज A यूनियन B। इसी तरह तो इंटरसेक्शन को यूजुअली हम ऐसे दिखाते हैं, और ये कैसे डिफाइंड है, तो आप देखें ये ऐसे डिफाइंड है कि अगर दो सेट A इंटरसेक्शन B लिखा है तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे सच दैट या तो X A में हो एंड यहाँ पे है X B में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो और एंड में लिख रहा हूँ, इसको मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इस पर्सनली इस जो ये जो चैप्टर है इसमें ये सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए यही चीज़ें यूज़ होती हैं बार बार। तो ध्यान दें कि अगर एंड लगा है तो वो इंटरसेक्शन वाली चीज़ है। जैसे अगर एक आपके पास सेट है एलिमेंट्स और ये B है, इस तो A इंटरसेक्शन अगर B आपको निकालना है तो इसका मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और हैं। तो देखिए कॉमन 4 है, 5 है ओनली, सो 4 5। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डिसजॉइंट सेट्स।
दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट कब कहे जाएंगे? तो दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। मतलब उनके इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो एक तो ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद भी कई सारे इस पे हैं, लेकिन मैं इससे पहले उनको बताने से पहले, जैसे कुछ ए डिफरेंस भी करके है, फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं। तो ये छोड़ के, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसमें बता दिया, कभी किसी और रिग्रेस वीडियो में मैं और इनके बारे में भी बता दूँगा। तो प्रॉपर्टी क्या हैं, प्रॉपर्टीज सेक्शन, वहाँ पर भी हम एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहाँ भी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यूनियन की प्रॉपर्टी पहली अगर मैं कहूँ तो इसका नाम भी कुछ है, लेकिन नाम से ज़्यादा मैटर नहीं, मैटर है इसके कॉन्सेप्ट से। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ये है कि अगर बी जो है कोई सबसेट है ए का, और फिर भी हम ए यूनियन बी चाहते हैं, मतलब कि ए के सबसेट के साथ ही ए का यूनियन चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा ए के बराबर। प्रूफ चाहिए इसका, प्रूफ अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, आपको सेट के बारे में और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा इसके पास प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन ऑफ सम, कोई भी सेट यू ले लेते हैं, यू, और ए इंटरसेक्शन यू ए है, तो ये फॉलो करेगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। आप समझिए कैसे हो रहा है। तीसरा एक और प्रॉपर्टी है, अब नाम मैं सारी प्रॉपर्टी का नहीं लिख रहा हूँ, कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही लिखेंगे तो वो ए होगा हमेशा। अब भाई सेट का उसी सेट के साथ ही यूनियन लेना है, तो वो ए ही उसी सेट के बराबर हो जाएगा। फोर्थ, इसी के साथ एक प्रॉपर्टी है इसके पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो ये फॉलो करेगा एक रिलेशन को जिसका नाम मैं सबका नहीं लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए विच इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको प्रूफ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये प्रॉपर्टीज़ में। इसी तरह कुछ यूनियन के पास भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की एक साथ प्रॉपर्टी लिखी। इसी तरह एसोसिएटिविटी होती है कि ए का यूनियन बी का यूनियन सी करें तो ये आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब मैं सारी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी हैं यहाँ पे बताने लायक। तो ऐसे बहुत प्रॉपर्टीज़ आप किसी भी बेसिक सेट की बुक में ये सारी प्रॉपर्टीज़ पालेंगे। सेट के पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, हम कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें क्या है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो यूनियन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए देखिए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह की भी इसके पास प्रॉपर्टी है। इसी तरह उल्टा भी इसका ट्रू है कि ए यूनियन हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो भी ऐसी तरह प्रॉपर्टी फॉलो होगी। आप इसको गैप को फिल करें। फिर और भी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंटेशन को हम ए के ऊपर सी लिख देते हैं ऐसे, और कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कोई यू सेट है और इसका सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह डिफाइंड है, इसमें वो सारे कलेक्शन होंगे सच दैट कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यू। ए में बिलोंग ना करे लेकिन यू में बिलोंग करे वो सारे एलिमेंट। मतलब कि ए के, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यू जो है वो सेट ऑफ 1 2 3 एंड सो 1 10 तक है, और इसका सबसेट एक हम बना लेते हैं 4 5 6 7। तो आपको अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आपको ए में ना हो, लेकिन ये सब एलिमेंट नहीं लिखने हैं, और वो एलिमेंट जो इसमें हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो है 8 9 10। सो दिस इज़ दी कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो होने से कोई फ़ायदा नहीं।
So must share this video and give me a like if you like my video.